नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हिंदी की व्याकरण के जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं कक्षा 10 के हिसाब से, तो उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। तो वो प्रकार हैं, ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। स्वीकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती हैं और अविकारी शब्द में क्या आता है, अवयव। तो अवयव जो है एक अविकारी शब्द है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें संज्ञा की परिभाषा की। संज्ञा किसे कहते हैं? तो सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। बात करें व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन की, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, भारत, हिमालय, गंगा। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध होगा। या जैसे हिमालय है तो हिमालय व्यक्तिवाचक है। और अगर पूछा जाए पर्वत, तो पर्वत में क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि पर्वत में सभी पर्वतों के नाम आ जाते हैं। दीपावली, सोमवार, दैनिक भास्कर, आगरा, ताज, जो जितने भी शब्द हैं सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षी, फल फूल, धातु, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम इसमें आते हैं। जिसके जैसे हमने कहा कोई शहर, तो शहर तो जातिवाचक है, लेकिन शहर का नाम अगर हमने जयपुर के दिया, इसका मतलब वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धाम, धर्म, दशा, कार्य, अनुभव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भय, क्रोध, दया, उत्साह, चिंता, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो ये सब क्या है? एक तरीके से भावना है, फीलिंग्स है। तो ये सब किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में। सेकंड टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई, किसी, कौन, जो, इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नाम ध्यान रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण की बात करें। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे नीला, काला, हरा, नया, मोटा, ताजा, पुराना, ये सब विशेषण शब्द हैं, ठीक है। विशेषण शब्दों के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य, ठीक है। जैसे हमने कहा नीला घोड़ा, तो यानी नीला तो क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? विशेष है, यानी घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, घोड़ा कैसा है? नीला। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक में कौन आते हैं? बनारसी साड़ी, जयपुरी रजाई, इस प्रकार के शब्द व्यक्तिवाचक में। जिसमें गुणों की जाती है वो गुण देखे जाते हैं, रंग, रूप, कदकाठी, वो गुणवाचक में। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, फिर अनिश्चय, निश्चय, है ना। परिमाण भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चय, निश्चय, ठीक है। और संकेतवाचक, जब किसी वस्तु को बताइए कि यह कुर्सी यहाँ पड़ी है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक, ध्यान रखना है। और एक नोट की बात देख लेते हैं कि भाई शेखावटी की जो पीडीएफ है उसमें विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं, जबकि आरबीएससी जो किताब जारी करती है व्याकरण की उसमें विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं, जो कि मैंने आपके सामने 5 प्रकार डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है प्रविशेषण। उसमें जो है ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ये वाला शेखावटी में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत परिश्रमी है। अब विशेषण तो क्या है? परिश्रमी। अब परिश्रम भी कैसा? बहुत ज़्यादा, यानी कि ये जो शब्द है बहुत, ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। तो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करें टॉपिक की क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? डेफिनेशन याद रखनी है पहले तो। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक की परिभाषा क्या है? जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म आएगा, कर्म शब्दों पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, ठीक है। जैसे पूनम चित्र बना रही है, तो इसमें कर्म कौन है? भाई चित्र है, ठीक है ना। तो ये है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कर्म कौन सा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्म। जिसमें एक कर्म होता है, जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक केवल एक ही कर्म है, और गुरुजी छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ भी एक कर्म है और छात्र भी एक कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। नेक्स्ट है पूछा जाए रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। जिससे संयुक्त क्रिया का उदाहरण है बच्चा पढ़ने लग गया है, यानी कि लग और गया दोनों क्रियाएं हैं, ठीक है ना। पढ़ने लग गया है। प्रेरणार्थक क्रिया, मोहन राकेश से पत्र लिखवाता है। जब एक व्यक्ति खुद काम न करके दूसरे से काम करवाता है उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नामधातु क्रिया भी ध्यान रखनी है। पूर्वकालिक क्रिया, तो ये दोनों मोस्ट है पूछने लोग, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक, बच्चा दूध पीकर सो गया। जब एक काम होने के पश्चात दूसरा काम होता है उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और एक और होती है कृदंत क्रिया। नेक्स्ट बात करें अव्यय की, तो अव्यय की डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता उसे अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। कितने प्रकार के अवयव होते हैं? 4 प्रकार के। तो भेद जरूर ध्यान रखना, रिक्त स्थान ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है आपके अवयव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला अवयव कौन सा? क्रिया विशेषण अवयव। डेफिनेशन भी देख लेते हैं इनकी। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर क्रिया शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 2, समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अवयव शब्द जो शब्दों व 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। तो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय। जो अवयव शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अवयव शब्द जो वक्त के
जो हर्ष, शोक, गाना, संबोधन, विश्व में स्वीकृत अनुमोदन आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ऐसे शब्दों में वह जैसे ये चिन्ह आता है विस्मयादि बोधक का, तो आप पहचान जाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट संधि परिभाषा ध्यान रखनी सबसे पहले तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के फिर से कितने प्रकार होते हैं? 5। पहली संधि है दीर्घ संधि, उदाहरण भी आपके सामने मेंशन कर रखे हैं, जैसे भोजनालय, विद्यार्थी, महात्मा, इन सब में कौन संधि है? दीर्घ संधि। गुण संधि देवेंद्र, रमेश, महर्षि, इस प्रकार की हम एक ही मात्रा जनरल लिख जाएगी आपको, तो इसमें गुण संधि होगी। ठीक है। यण संधि में आपको बीच में आधा वर्ण दिखेगा, यह वह दिखेगा। ठीक है। अत्यधिक, इत्यादि, प्रत्येक, स्वच्छ, स्वागत, तो इसमें कौन संधि है? यण। वृद्धि में आपको ऊपर डबल मात्रा दिखेगी, सदैव, एक एक, इस प्रकार के शब्द आएंगे वृद्धि संधि में। हयादी संधि में अय, आय, औ, आओ, इस प्रकार के शब्द दिखेंगे, नयन, नायक, पवन, पावक, इस प्रकार के। ठीक है। समास किसे कहते हैं? समास जो है 2 शब्दों के मेल को कहते हैं समास, 2 वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। शब्दों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। पहला अव्ययभाव समास, ठीक है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरे अर्थ निकलता है। ठीक है। तत्पुरुष समास को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? 2, कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है। बात कर लेते हैं एक एक उदाहरणों की। अव्ययभाव समास, प्रतिदिन, भरपेट, यथासंभव, आपको जनरली आगे उपसर्ग लगा हुआ दिखेगा, इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, मतदाता, मत का दाता, राजमाता, राजा की माता, बीच में का, के, की, से, इस प्रकार के चिन्ह आएंगे, इसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास, दाल बाटी, दाल और बाटी, सीताराम, सीता और राम, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, जब बीच में और आता है उसमें होता है द्वंद्व समास। ठीक है। दोनों पद प्रधान है यहाँ पर। बहुब्रीहि समास, भगवान के नाम आएंगे, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, गणेश जी का नाम है, सॉरी शंकर भगवान, दशानन, रावण का, गजानन, गणेश जी का, घनश्याम, कृष्ण भगवान का। ठीक। घनश्याम शब्द में वैसे कर्मधारय समास भी होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखने। कर्मधारय समास, कमल, नयन, यानी कि नयन की विशेषता बताई जा रही है, कमल है ना। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो इस प्रकार से जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। एक शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय का संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास सबसे सीधा है, पहला पद संख्यावाची, नवरत्न, 9, त्रिमूर्ति, 3, शताब्दी, तो इस प्रकार के शब्द जो जहाँ पर पहले संख्या होती है, ठीक है, तो वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है उपसर्ग की बात कर लें। परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग ध्यान रखना है, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषा के। अगर पूछा जाए उपसर्ग कितने हैं तो 22, कितने प्रकार के हैं तो 3। ठीक है। प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय भी जो है 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कृत या कृदंत प्रत्यय जो है धातु के एंड में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के एंड में लगते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कौन किसके पीछे लग रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो कक्षा 10वीं में व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक आप पूछे जाएंगे तो सभी की परिभाषा और उनके भेद को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।